नमस्कार, समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, आज जयपुर में मौसम, हाँ, बारिश हो रही है। सुबह सुबह पूरा फॉग है, बिल्कुल बहुत बढ़िया वाला। चलो अच्छा है, एटलीस्ट साल का अंतिम दिन बहुत अच्छे से जाए। आज 31 दिसंबर है, हाँ, साल का अंतिम दिन। ये पिछला जो बीता साल है वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहा होगा, क्योंकि वैकेंसी आई है आरएएस की। तो ऑब्वियसली अच्छा ही था, डेट्स भी आ चुकी है, अब तैयारी में लग भी गए हैं। तो यकीनन बहुत ही अच्छा साल जो है ये आपका रहा होगा, और आने वाला साल इससे भी ज़्यादा खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा अच्छा, सक्सेसफुल होने वाला है। तो सबको हैप्पी, सौरभ, प्रियंका, माया, खुशबू, सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग और सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। तो चलिए, हम आज की क्लास जो है वो शुरू करेंगे। हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में आपको भी, एक्सट्रीम पावर ऑफ गॉड। ठीक है, तो ये जो आने वाला साल है 2025 आपके लिए बहुत बहुत अच्छे होने वाला है। बहुत सारी सफलताएं आपको मिलने वाली हैं, बहुत खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ठीक है। गुड मॉर्निंग उषा जी। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आपने थंबनेल में देख लिया होगा। उससे पहले बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए कि आरएएस प्रीलिम्स 2024 के लिए जो 2 फरवरी 2025 को होने वाला है, और उसके लिए परीक्षा से पहले ही की एक तैयारी, कि हमें जो परीक्षा का भय है, क्योंकि पहली बार जो बच्चे दे रहे होते हैं ना, बड़ा डर सा रहता है, पता नहीं क्या होगा। तो ये आपके लिए है कि अपनी तैयारी का कीजिए अवलोकन, मूल्यांकन और परिमार्जन, क्योंकि ये 19 जनवरी को होने वाला है। तो आपके पास अप्रॉक्स 10 डेज होंगे, आपके पास आंसर की होगी। आप देख लेंगे कहाँ आप घबराए, कहाँ पर आपने जो है वो क्वेश्चंस गलत कर दिए, किन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपके पास अप्रॉक्स 10 दिन बचेंगे इन सबके ऊपर काम करने के लिए। 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम रहेगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर ये पेपर होगा। ठीक है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे इसको दे सकते हैं। इसमें जो है 150 मार्क्स होंगे, टोटल 200 नंबर होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी, पूरा वही आरपीएससी का पैटर्न रहेगा। तो संदीप जी, निकिता जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। तो आज हम बात करेंगे पुरस्कार एवं सम्मान की, चर्चित व्यक्तित्व की, चर्चित स्थल, इंडेक्स और रिपोर्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। चेंज होगा क्या, इसका टेस्ट का चार्ज होगा क्या? हाँ जी, 51 रुपीज़। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब एजुकेशन जो है वो कम से कम, जैसे कहते हैं ना, पंडित जी जब पूजा कराते हैं तो कुछ ना कुछ उनको दक्षिणा देनी होती है। तो ये बस एक दक्षिणा की तरह है, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्री निःशुल्क नहीं रहना चाहिए। इसलिए सेंटर बीकानेर में नहीं है क्या? ऑफिस लाइन एग्ज़ाम दे सकते, ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ आके ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आएगा पुरस्कार एवं सम्मान से। ठीक है, तो जाते हुए साल को सलाम और आते हुए साल को सलाम, और उसके साथ जुलाई का करंट अफेयर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पुरस्कार और सम्मान की। उसके बाद कल से हम लेंगे दिसंबर का करंट अफेयर। ठीक है, क्योंकि 1 तारीख है तो पूरे दिसंबर का करंट अफेयर हम करेंगे। उससे पहले जुलाई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, सुमेलित कीजिए मैच दी फॉलोइंग। अनिल भारद्वाज, रिगोबर्टा मेंचुतुम और के चौकलिंगम, इनको कौन कौन से पुरस्कार जो हैं वो मिले हैं? देखिए, गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला? विक्रम साराभाई पदक किसको मिला है? और हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार किसे मिला? फटाफट से जो है वो जवाब देंगे। अभी तक आंसर आए नहीं हैं। ठीक है, अभी तक आंसर जो है वो आए नहीं है। चलिए, दीपिका कह रही हैं सी। नहीं जी, सी नहीं है। एक जगह आप जो है वो थोड़ा सा कच्चा खा गई हैं। नहीं नहीं, सी आंसर जो है वो इसका नहीं होगा, अभी नहीं आया। चलो देखो, अनिल भारद्वाज की जी को विक्रम साराभाई पदक जो है वो मिला है। ठीक है, हमें पता है जो लोग साइंस में बहुत अच्छा करते हैं, है ना, उनको विक्रम साराभाई पदक मिलता है। और रिगोबर्टा मेंचू तुमको जो है वो गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है। वही के चोंगलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार जो मिला है। ठीक है, विक्रम साराभाई पदक में फिर कह रही हूँ, उनको मिलता है जो अपने साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। और गांधी मंडेला पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो गांधी और नेल्सन मंडेला दोनों के जो मूल्य हैं उनको ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। वहीं हंस वॉन हेंटिंग जो पुरस्कार है वो मिलता है बेसिकली विक्टिमोलॉजी के लिए, मतलब जिन्होंने विक्टिमोलॉजी में बहुत अच्छा काम किया हो, मतलब अपराध
जिन जिन लोगों को अपराध के कारण जो है जो विक्टिम हो जाते हैं उनके लिए उन्होंने काम किया हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा डी 213। तो मैंने कहा अनिल भारद्वाज जी को विक्रम साराभाई पदक मिला है और ये अंतरिक्ष विज्ञान में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए मिला है। प्लस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो है रिगोबर्टा मेंचुतुम, उनको मिला है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। हमें पता है कि गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो किसको है ना, नेल्सन मंडेला को हम जानते हैं साउथ अफ्रीका के थे पहले जो है वो जिन्होंने रंग भेद के लिए वहां पर बहुत काम किया था, तो इसीलिए इन दोनों के मूल्यों को ध्यान में रखकर गांधी मंडेला पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जो रिगोबर्टा मेंचुतुम है उनको गांधी मंडेला, और विक्टिमोलॉजी, विक्टिमोलॉजी मतलब अपराध को लेकर है ना, जो जिन्होंने अपराध किया है उनके संदर्भ में जो काम करते हैं। ठीक है, भारतीय प्रोफेसर के चोंगलिंगम है, उनको वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ विक्टिमोलॉजी द्वारा हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। गिरधारी जी, रीना जी, डी आंसर है इसका। चलिए एक और क्वेश्चन पुरस्कारों से ही, कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कुछ कथन जो है वो दिए गए हैं। पहला है, इसके तहत नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। कृषि नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है, सही है, बिल्कुल, जुलाई में दिए गए थे। पंजाब को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। हाँ जी, फर्स्ट राइट है। चलो आपकी बात मान ली हमने, पहला सही है। और दूसरा, दूसरा कौन है, पंजाब है या कोई दूसरा राज्य है? बिल्कुल, हरविंदर ने सही जवाब दिया, महाराष्ट्र। तो केवल पहला सही है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ जो कृषि राज्य है उसका पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है? बिल्कुल महाराष्ट्र को मिला है। तो इसलिए आपका दूसरा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। क्या बात है, आप तो आप हमारी ट्रिक जो है वो समझ गए हैं ऐसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024। तुम्हें पता है नागालैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर, बागवानी जिसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, मसाले आते हैं। ठीक है, पंजाब नहीं, महाराष्ट्र हैज बीन अवॉर्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चर्चित व्यक्तित्व से हाल ही में नवनियुक्त राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अच्छा ठीक है, ये बताओ राज्यपाल हमारे क्योंकि ये संवैधानिक पद है। गुड मॉर्निंग काव्या, ये संवैधानिक पद है, सही है। चलो संवैधानिक पद की जब हम बात करते हैं तो ये बताओ मुझे कि ये कौन से राज्यपाल कौन से आर्टिकल में है, संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यपाल को बताया गया है? बिल्कुल आंसर आना शुरू हो गए हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में जो है वो राज्यपाल को बताया गया, फटाफट बताओ। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब एक ने आर्टिकल, बहुत सारे बच्चों ने आर्टिकल बता दिया, बहुत अच्छा। तो हमें पता है राज्यपाल जो है एक संवैधानिक पद है और आर्टिकल 153 में जो है वो राज्यपाल को बताया गया है। बहुत बढ़िया काव्या, बहुत सही है। चलिए तो आंसर दिया है सी, तो चलो आपकी बात माननी पड़ेगी। हमें पता है कि जो जिष्णुदेव वर्मा जी हैं उनको तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं संतोष कुमार गंगवार जी को झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वहीं ओम प्रकाश माथुर जी को सिक्किम का और गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब का, और इसके अलावा इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। तो बहुत सही है। जिष्णु जी को तेलंगाना है ना, विष्णु जी को तेल का जो है वो क्या मतलब तेल से नहलाते हैं या तेल का दिया जला रहे हैं ऐसे ना, तो विष्णुदेव वर्मा जी तेलंगाना, क्योंकि तेल का दिया जल रहा है विष्णु जी को। ठीक है, ऐसे याद कर लिया हमने। संतोष कुमार गंगवार की जब हमने बात की, संतोष कुमार गंगवार की हमने बात की तो हमने कहा कि जो है वो झारखंड के हैं ये, क्योंकि क्या हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब इनको याद कर सकते हैं कि संतोष जो है वो कहाँ पर मिला है हमें, झाड़ फूक में जो है वो संतोष नहीं मिलता, इसलिए ऐसे झारखंड में संतोष जी। ओम प्रकाश माथुर जी सिक्किम में है ना, तो सिक्किम ओम प्रकाश जी है ना। सिक्का जो है, सिक्का जिसको मिल जाए वो ओम का जाप कर लो और सिक्का लो, ऐसे। गुलाब चंद कटारिया जो है पंजाब का। तो बेसिकली हम ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि हम तो जनरली ऐसे ही याद रखते हैं क्योंकि बहुत सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, इट कैन बी लर्न लाइक दिस। चलिए तो सी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। तो हमने कहा भी मुर्मू जी ने नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं 9 राज्यों के, और पांडुचेरी जो पुडुचेरी है, पुदुचेरी के लिए उपराज्यपाल की भी नियुक्ति की है, जहां पर जिष्णु जी
तेलंगाना, ओम प्रकाश जी सिक्किम, संतोष जी झारखंड, गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब के राज्यपाल के साथ साथ जो है केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, उसका प्रशासक भी नियुक्त किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, तो तेलंगाना का जिष्णु जी है ना। संतोष की यदि बात करें तो संतोष जो कुमार गंगवार हैं वो झारखंड जी, और सिक्किम की बात करें तो ओम प्रकाश जी, गुलाब चंद कटारिया जो है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, गुलाब चंद कटारिया जी को पंजाब का। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन की स्क्रीन पर। क्वेश्चन है यूपीएससी से आ गया है। यूपीएससी के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाल ही में प्रीति सूदन को यूपीएससी का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है, पहला है। दूसरा स्टेटमेंट, यूपीएससी आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, संघ द्वारा लोक सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो होता है। तो बताइए, प्रियंका कह रही है तीनों सही है, सौरभ भी कह रहे हैं, अरे नहीं सौरभ प्लीज एक बार और देखो, ये सही नहीं है, एक तो इसमें गलत है। यस, डॉली आई है, डॉली सामने आ गई। डॉली ने कहा ये टेन्योर 665 होता है, वेरी गुड। टेन्योर जो है वो 6 इयर्स और 65 है ना, एज होती है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, ओनली पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि 6 जो है टेन्योर में यदि हम बात करें तो बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति जो है वो इनकी नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। यूपीएससी का अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में प्रीति सूदन जी को बनाया गया है, लेकिन इनकी जो टेन्योर होता है, ये मिस्टेक नहीं करनी ना एग्जाम में, जो इनका टेन्योर है वो 6 इयर्स या फिर 65 इयर्स होता है, जो भी पहले हो, है ना। मान लो आप 65 के हो गए हो, लेकिन आपको मतलब उस पद पे बैठे हुए 4 साल ही हुए तो आपको हटा दिया जाएगा, है ना। और यदि आप जो है वो मान लीजिए आप अभी 64 के हुए हो, लेकिन इस पद पर आपको 6 इयर्स हो गए तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमने कहा अध्यक्ष बनिए, और यूपीएससी का जो टेन्योर होता है वो 6 इयर्स 65 इयर्स जो भी पहले हो वो होता है। चलिए, तो फिर आपको याद दिला दूं, 19 जनवरी को जो है वो सम्यक एक परीक्षा कराने जा रहा है। परीक्षा से पहले आपकी तैयारी को देखना चाहता है कि आप कितने तैयार हैं। गुड मॉर्निंग रिचपाल जी। चलिए, तो एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यूरोपीय परिषद के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूरोपियन काउंसिल। यूरोपियन काउंसिल के बारे में हमें पता होगा कि यूरोपियन काउंसिल जो है, हाँ बिल्कुल 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 सही बता रहे हैं। चलो, पहला कथन, इसमें हमें पता है कि इसमें 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ का शीर्ष निकाय है। बिल्कुल, हाल ही में एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष जो हैं वो चुने गए हैं। तो बताइए कौन सा, नहीं नहीं बिल्कुल सही नहीं आया अभी जवाब जो है, बिल्कुल अभी जवाब जो है वो हमें सही नहीं मिले हैं, है ना। तो और अभी आंसर दीजिए, अभी जवाब जो है वो नहीं आए सही। नहीं नहीं, अभी भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए, गलत बता रहे हैं आप। देखो दोनों ही सही हैं इसमें, बिल्कुल सही है। यूरोपीय संघ जो है वो 27 सदस्यीय होता है, और हाल ही में एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, तो ये 27 सदस्य है। देखिए, यूरोपीय परिषद जो बनाई गई है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता, नहीं हम बता रहे हैं ना, तो ये दोनों ही इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन जो है वो 17, हाँ बिल्कुल 17 सदस्य है। चलिए, हाल ही में कैप्टन सुप्रीता सीटी किस कारण से चर्चा में रही है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मार्क कर सकते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में सुप्रीता सीटी किस कारण से चर्चा में रही है। भारत की पहली सीएनएजी बनी है ये, भारत की पहली महिला थल सेना उप प्रमुख बनी है ये, दुनिया की सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात होने की वाली पहली महिला सैन्य कर्मी बनी है ये जम्मू और कश्मीर की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है। तो प्रियंका बोल रही हैं सी, मैं मिस्टेक कर दी मैम, एग्जाम में नहीं करनी है, बिल्कुल एग्जाम में तो करनी नहीं है ना। प्रियंका कह रही है सी को लॉक कर दो, हनुमान भी कह रहे हैं सी को लॉक कर दो, रिचपाल बोल रहे हैं बी को लॉक कर दो। भाई ऐसे थोड़ी ना, कुछ तो उत्तर होगा ही, सभी दे दो ए बी सी डी, ऐसे नहीं, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कैप्टन सुप्रीता सिटी has been in the news for which reason? The first female soldier to be deployed in the world highest battle zone, इसलिए ये चर्चा में है। तो C is the correct answer। ठीक है,
चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस क्रिकेट टीम रिसेंटली? यस, गौतम गंभीर जी, बीबीएस लक्ष्मण, अजीत आगरकर या महेंद्र सिंह धोनी? संजय बोल रहे हैं ए, दीपिका बोल रही हैं ए, सौरभ बी, हरविंदर बोल रहे हैं ए। आज तो बच्चे मेरे पढ़ के नहीं आए, आज तो मेरे बच्चे पढ़ के नहीं आए। तो गौतम गंभीर जो है बिल्कुल सही आंसर है। गौतम गंभीर के बारे में हमें पता होना चाहिए, अर्जुन अवार्ड इन्हें मिल चुका है, पद्मश्री इन्हें मिला है। और गौतम गंभीर को जो है अभी हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है वो मुख्य कोच बनाया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने राहुल द्रविड़ का स्थान लिया है और 3 वर्ष तक जो है ये अपने पद पर रहेंगे। याद रखना, इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और इन्हें जो है वो मतलब अर्जुन अवार्ड भी दिया जा चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन चर्चित स्थल से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। असम के मोइदम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ मोइडम ऑफ आसाम। हाल ही में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह असम के चराईदेव जिले में स्थित है। वर्तमान में भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। तो कृष्णा बोल रहे हैं ए। अच्छा, अच्छा, ओके, गलत बता दिया इन्होंने। डी बता रही हैं रीना, और टारगेट भी बता रहे हैं 1 और 2 केवल सही हैं, सी गलत है। ऐसे चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, क्या करें। 43 हो गई है, क्या बात है। अरविंदर ने सही बता दिया। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया। अच्छा, मोइदम मैं बता दूं, बेसिकली ये जो है वो खोखला तोप खाना है। मतलब एक खोखली सी बिल्डिंग है, या इसे बोल सकते हैं कि मतलब बहुत बिखरा हुआ और खोखला सा तोप, मतलब बिल्कुल एकदम, यदि हम बात करें तो ये जो है एकदम खोखला तोप खाना है ना? मतलब जिसमें पुराने जो है वो हथियार वथियार रखे जाते थे, वैसा कुछ है। तो इसे जो है अभी हाल ही में किसे विश्व धरोहर सूची की में शामिल किया है, और ये असम में है। और अभी जिन्होंने बताया कि अभी जो है विश्व धरोहर की जो संख्या है 43 हो गई, तो केवल पहला और दूसरा जो है वो इसमें सही है। तो असम के मोइदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची जो है उसकी सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया, और ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का केवल 43वां स्थल है, ना कि 50वां। ठीक है। हाँ, शमशान है मतलब, हाँ वही मतलब तोप खाना, शमशान, बिल्कुल शमशान की तरह, हाँ तोप खाना है। ठीक है। मोइदम ऑफ Assam has been included in the culture category of UNESCO World Heritage Site list. This is the 43rd site in India to be included in the UNESCO World Heritage Site list. ठीक है, हाँ शमशान है, ऐसे तोप खाना है। चलिए एक और क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? भुज में, पुणे में, बेंगलुरु में या कोलकाता में? हाँ जी, हाँ सही जवाब आ रहा है। रिसेंटली द नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस? तो सही आंसर नहीं प्रियंका, तुम ऐसे कुछ भी बोल देती हो, ऐसे मत बोला करो। गिरधारी बोल रहे हैं कोलकाता, तो गिरधारी की बात मान लेते हैं, कोलकाता इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय भूस्खलन जो पूर्वानुमान केंद्र है, यानी जो आपका नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर है, वो कहाँ पर बनाया गया है? कोलकाता में। ठीक है, चलिए एक और, राजीव ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उससे पहले अपनी तैयारी का कीजिए अवलोकन, मूल्यांकन और परमार्जन। आप 19 जनवरी को जो है वो सम्यक जरूर आए और टेस्ट जरूर दें भाई। ठीक है, बिल्कुल। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया है चर्चित स्थल से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। एक और जो है वो क्वेश्चन आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो चलिए जवाब दें, वर्ल्ड, मुझे लगता है एक क्वेश्चन इसमें रह गया है। हाँ, एक क्वेश्चन नहीं, सही है। वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में भारत की कौन सी खदानें शामिल हुई हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना
रहती है। हर हमेशा ऐसा होता है कि क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि उद्योगों को लेकर या जो कोयला इत्यादि जो ऐसी चीज़ें उनको लेकर, अगर वर्ल्ड में कहीं भी है तो, ठीक है। व्हिच इंडियन माइंस आर इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड 10 लार्जेस्ट कोयल माइंस रिलीज्ड बाय वर्ल्ड एटलस? पहला है झारिया और रानीगंज, दूसरा है गेवरा और कुसमुंडा, तीसरा है बोकारो और कोरबा, और चौथा है आपका डाल्टगंज और झारसुगुंडा, झारसगुंडा, सॉरी। चलिए, नहीं आंसर नहीं आए, ना आंसर नहीं आए, आंसर नहीं आए। सही आंसर है गेवरा और कुशमुंडा इज द करेक्ट आंसर। तो जो वर्ल्ड लार्जेस्ट है, 10 सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं, उनमें गेवरा और कुसमुंडा है। जो छत्तीसगढ़ स्थित जो कोल इंडिया की सहायक कंपनी है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, उसने कोयला खदानों ने वर्ल्ड एटलस द्वारा जारी दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान जो है इसमें हासिल किया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तो वैसे भी थोड़ा टिपिकल था क्वेश्चन। लेकिन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि देखो वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से जो स्थलों से क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, क्योंकि हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, है ना, साइंस, सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से जनरली क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन। नवाचार गठबंधन के तहत एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा शुरू की गई है। एशिया की पहली है, याद रखना, एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी has been started under the Coalition for Epidemic Preparedness इनोवेशन, जो आपकी CEPI है ना। कहाँ पर? गाजियाबाद में, पुणे में, फैजाबाद में या फिर फरीदाबाद में। देखो इस बार अगर मैंने बच्चों की बात नहीं मानी तो बच्चे जो है मेरे से क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो मुझे इस बार तो बच्चों की बात माननी ही पड़ेगी। हरविंदर ने बोला है डी, फरीदाबाद, तो सही आंसर है इसका फरीदाबाद। चलिए एक और क्वेश्चन। हाल ही में फरीदाबाद में महामारी तैयारी नवाचार गठबंधन जो है वो, उसके तहत एशिया की पहली प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जो है वो दी जा रही है। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरोना के बाद इस तरीके की चीजें जो है बहुत ज्यादा होने लग गई हैं और जरूरी भी हैं। चलिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र का 18 जुलाई को उद्घाटन कहाँ हुआ था? वेयर वॉज द इंटरनेशनल सेंटर फॉर लोकल गवर्नेंस ऑडिट इनॉग्रेटेड ऑन 18 जुलाई। आपको पता है कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग के संदर्भ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ऑडिटिंग मतलब आपने काम जो किया है उसका सही सही हमें हिसाब किताब देखना है भाई, बैलेंस शीट देखनी है एक तरीके से कि आपने कितना क्रेडिट कितना डेबिट सब कुछ ऑडिट करना है बेसिकली। तो वो कह रहा है कि ऑडिट को लेकर अभी जो लोकल गवर्नेंस ऑडिट इनॉग्रेट किया गया है वो कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है? इंदौर में, राजकोट में, नागपुर में या फिर गुरुग्राम में। तो एक बच्चे ने नहीं, मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर सही जवाब जो है वो दिया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है वो सही जवाब यहाँ पर दे दिया है। बिल्कुल राजकोट इज द करेक्ट आंसर, है ना। बिल्कुल, भारत के जो CNAG उस समय थे, है ना, क्योंकि जुलाई की बात हो रही है, अभी तो हमें पता है कि वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं जो कि राजस्थान से हैं। बिल्कुल, तो उस समय जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे उन्होंने राजकोट में अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र का क्या किया था? उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य ये कि स्थानीय शासन निकायों के लेखा परीक्षण के लिए वैश्विक मानक निर्धारित किए जाएं। बेसिकली जो लोकल बॉडीज है, लाइक जो आपके ग्राम स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो लोकल बॉडीज काम कर रही हैं उनका ऑडिट जो है वो अच्छे से हो सके। ठीक है, तो फॉर्मर जो अपने CNAG थे इंडिया के गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इन्होंने इसे इनॉग्रेट किया था और ये राजकोट में इनॉग्रेट हुए। इसका ऑब्जेक्टिव है टू सेट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर ऑडिटिंग लोकल गवर्नेंस बॉडी। मैंने कहा जैसे ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर जो है उनकी ऑडिटिंग, क्योंकि बेसिकली वही है, आपको पता होगा नरेगा को लेकर जो ऑडिटिंग हुई थी, सोशल ऑडिटिंग जिसे हम बोलते हैं, बहुत ज़रूरी हो गया है आजकल। तो राजकोट इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपकी कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पर। हाल ही में 6G के लिए क्लासिकल और क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर वॉज द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। ये पूछ रहा है कि भाई जो क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस है फॉर
6G के लिए, उसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो कहाँ पर जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, उसको कहाँ पर जो है वो उद्घाटन उसका किया गया है? बताओ, बेंगलोर में, तिरुवनंतपुरम में, चेन्नई में या फिर आपका विशाखापट्टनम में? तो बताओ कहाँ पर जो है वो किया गया है? नहीं भाई, मिक्स आंसर दे रहे हो आप। संजय की बात मान लेते हैं, चलो संजय की बात मान ले। संजय जी कह रहे हैं चेन्नई, तो चलो बिल्कुल चेन्नई में जो है ये इनॉग्रेट किया गया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 6G के लिए। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना है बेसिकली, है ना, क्वांटम कम्युनिकेशन के लिए, वो चेन्नई में बनाया गया है। तो हाल ही में चेन्नई के IITM जो रिसर्च पार्क है उसमें 6G के लिए क्लिनिकल और क्वांटम संचार पर उत्कृष्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो डेवलप किया गया है। बेसिकली ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, जो भारत का एक उपकेंद्र है, और 6G तकनीक के विकास और तैनाती का नेतृत्व करेगा। बेसिकली अभी हम 5G पे तो आ गए, है ना, हम 3G 4G 5G, अब हम चाह रहे हैं 6G तक पहुंचे। और हालांकि इस मामले में हम दूसरे देशों से बहुत पीछे हैं, बट स्टिल फिर भी हम चाह रहे हैं कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो पूरी तरीके से 6G के डेवलपमेंट के लिए काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं, एयरफोर्स शो भी वहाँ पर हुआ था। तो चर्चित स्थल में से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग, थोड़ा छोटा शायद साइज़ है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है, वो कहाँ पर है? भारत का पहला संकेन म्यूज़ियम और राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली निगरानी नियंत्रण केंद्र, नई दिल्ली, मुंबई, गुरुग्राम, यहाँ पे सही है। इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी, न्यू दिल्ली। इंडियाज़ फर्स्ट सनकून म्यूजियम, मुंबई। नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम कंट्रोल सेंटर, गुरुग्राम। बताइए कौन सा सही है ना? प्रियंका कह रही है ए। ठीक है, नहीं अभी नहीं आए आंसर, नहीं आए हैं अभी भी आंसर जो है हमारे पास नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी जो है वो आंसर नहीं आए। संजय ने किया कोशिश, तो संजय की बात हम माने या नहीं माने, चलो मान लेते हैं। भारत की पहली एकीकृत जो कृषि निर्यात सुविधा है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में दी जा रही है, जिसमें हम कह रहे हैं कि हम कृषि को एक्सपोर्ट, मतलब कृषि से जितने भी आइटम बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करने के लिए काम करेंगे। इसी के साथ भारत का पहला जो संकेन म्यूजियम है वो नई दिल्ली में बनाया गया है। उसी के साथ राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण जो है वो मुंबई में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सी का जो है वो नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, डी है इसका आंसर। भारत की पहली एकीकृत निर्यात सुविधा मुंबई में है। भारत का संकेतन जो म्यूजियम है वो बनाया जा रहा है नई दिल्ली में, और राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण जो केंद्र है वो है गुरुग्राम में। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई में दी जा रही है, संकेन जो म्यूजियम है वो नई दिल्ली में बनाया जा रहा है, और राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र जो है वो गुरुग्राम में बनेगा। तो डी जो है एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है, डी एकदम सही आंसर है। पहले का दूसरा होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एग्री स्पोर्ट फैसिलिटी मुंबई में, इंडिया का पहला जो सनकून म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, और नेशनल फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो गुरुग्राम में। ठीक है, अच्छा ये क्या है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है वो मुंबई के जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहां से शुरू की गई है, विच इज़ वेरी वेरी, मतलब कहना चाहिए कि ये सिंपली आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें पता हो कि जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है वहां पर कृषि, हम वैसे भी पोर्ट से ही होता है ना, एक्सपोर्ट तो वैसे भी पोर्ट से होता है, तो उसको हम ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। प्लस दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है, उस दिल्ली के हुमायूं कॉम्प्लेक्स में भारत के पहले जो संकेन म्यूजियम है उसका उद्घाटन किया गया है, जहाँ पर बहुत सारी जो है मुगल्स और इन सब की जो है वो डिटेल्स वहाँ पर होगी। म्यूजियम में क्या होता है बेसिकली वही होता है, उनके बारे में बताया जाएगा, है ना, उनसे रिलेटेड चीज़ें होंगी बेसिकली। और गुरुग्राम में राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग सिस्टम नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है, जिसमें फीडर मॉनिटरिंग के लिए जो है वो कार्य किया जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले 19 जनवरी को आपको पता है क्या है, आप परीक्षा से पहले की परीक्षा आपको देनी है। चलिए अब चर्चित स्थल से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप जो है वो स्टार मार्क करेंगे। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ये, स्टार मार्क करेंगे इसमें। वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड कमर्शियल फेरी बीन लॉन्च्ड? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य नौका कहाँ लॉन्च की गई है? चलिए
भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित वाणिज्य नौका जो है वो कहाँ पर लॉन्च की गई है? लंदन में, पेरिस में, सैन फ्रांसिस्को में या फिर टोक्यो में? तो इसका जवाब आप लोग नहीं दिए हैं। मुझे लगता है जुलाई वाला करंट अफेयर अपने ढंग से पढ़ा नहीं है। यूँ नहीं जी, सैन फ्रांसिस्को यूनाइटेड स्टेट्स में विश्व की पहली हाइड्रोजन संचालित कमर्शियल नौका जो है वो लॉन्च हुई है। विश्व की पहली है इसलिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है। ये 100% जो है वो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली है, ठीक है? और इसको सैन फ्रांसिस्को फेरी बिल्डिंग में लॉन्च किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इसलिए कहा कि कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हिसाब से, वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। चलिए, चर्चित स्थल से एक और क्वेश्चन आ रहा है। विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन स्थलों पर निर्णय लेने वाली विश्व धरोहर समिति की बैठक भारत में पहली बार हुई है और कहाँ पर हुई है? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, उसकी बैठक जो है वो इंडिया में हुई है। बताएं कहाँ पर हुई है? अक्टूबर से शुरू किया है करंट अफेयर, तो अच्छी बात है आपने अक्टूबर से करंट अफेयर शुरू किया है, बट देखो पढ़ना तो है ही ना थोड़ा बहुत चीजें, इसीलिए मैंने बस इंपॉर्टेंट चीजें अपने डिस्कस करी हैं। बिल्कुल, भारत मंडप न्यू दिल्ली, राजस्थान में राजस्थान मंडपम बनने वाला है। सही बात है, न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो अभी बैठक हुई थी वो कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी हम देख लेते हैं। मैंने कहा कुछ भी आ जाए ना करंट अफेयर्स, अपन जो क्लास ले रहे हैं ना उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। वो पूरी साल के करंट अफेयर भी कहीं से उठा लेगा, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। भारत के किस राज्य में लड़का भाऊ नौकरी प्रशिक्षण और वजीफा योजना शुरू की गई है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरीके की परीक्षा, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके आरएस प्रीलिम्स 2021 और आरएस प्रीलिम्स 2023 में भी पूछे गए थे कि किसी, बस वो इतना ही पूछा था कि कुछ पर्टिकुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट सी या बहुत चर्चित योजना है वो कहाँ पर चल रही है, बस ऐसे ही पूछा था। ठीक है, बिल्कुल, भाऊ 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 महाराष्ट्र में सही बात है। तो बेसिकली ये जो लड़का भाऊ योजना है वो बेसिकली क्या है कि इसके अंतर्गत कुछ जो है वो मुद्रा राशि, बिल्कुल मुद्रा राशि जो है वो दी जाएगी, 8,000 के आसपास जो है पैसे दिए जाएंगे, उसमें लिमिट जो है इन्होंने डिसाइड करी है। ठीक है, तो ये लड़का भाऊ जो है महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू किया है और युवाओं के लिए शुरू किया है। बेसिकली ये है क्या, जो 12वीं परीक्षा जिन्होंने पास कर ली है उन योग्य व्यक्तियों को 6,000 रुपये, और जो डिप्लोमा जिन्होंने कर लिया उनको 8,000 रुपये, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है उनको 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। लेकिन इसमें कुछ योग्यताएं उन्होंने निर्धारित करी हैं, कुछ योग्यताएं जो है वो निर्धारित करी हैं। मैंने कहा इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि 6, 8, 10 का रेशो है इसमें, 6,000, 8,000, 10,000। तो मैंने कहा ये 6,000 का है ना, 8,000 का और 10,000 का रेशो है इसमें, है ना, 10,000 का रेशो है इसमें। तो बेसिकली हमें देखना है कि जिन्होंने 12th पास कर ली उनको 6,000, ये याद रखना क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चन जो है लगातार बिल्कुल पूछे जा रहे हैं इसलिए। प्लस 8,000 जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया है, ठीक है, और जो 10,000 रुपये वो उनको मिलेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिए। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो है कुछ योग्यता निर्धारित करी है कि इस योग्यता को पूरा करने पर ही आपको जो है वो पैसा मिलेगा। तो ये 6, 8, 10 का रेशो आपको याद रखना है, 6, 8, 10 का रेशो आपको याद रखना है। चलिए, तो मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए कौन सी हेल्पलाइन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। मादक पदार्थों से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं क्योंकि आपकी साइंस का जो करंट अफेयर है उस साइंस के करंट अफेयर में मादक पदार्थ अलग से दे रखे हैं। चलिए, नेत्र, मानस, प्रहार या नजर, मादक पदार्थों के लिए एक हेल्पलाइन लॉन्च हुई है। नहीं जी, सही नहीं बता, मुझे लगा जुलाई पढ़ा नहीं है, कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। आप पढ़ लो, कंटेंट अब भी है। नहीं 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 नहीं, मानस इज द करेक्ट आंसर, है ना। मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए जो हेल्पलाइन है वो मानस हेल्पलाइन है। कौन सी है? मानस हेल्पलाइन है, जो कि मादक पदार्थों की जो है तस्करी के लिए है। राजस्थान में ऐसी योजना लाओ जिसमें हर बेरोजगार को प्रत्येक महीने रिचार्ज फ्री मिले। अच्छा, बस ये समझ लो कि आपकी जो ये छोटी सी ख्वाहिश है, ये हम नई न्यू ईयर पर जो है वो
आगे पहुंचा देंगे, है ना? जगदीश जी बोल रहे हैं मानस बिल्कुल सही, ये राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है जिसका पूरा नाम है मादक पदार्थ निषेध सूचना, इसीलिए इसे मानस कहा गया है। ठीक है, तो मैंने कहा मानस हेल्पलाइन हैज बीन लॉन्च टू स्टॉप ड्रग ट्रैफिकिंग। दिस इज द नेशनल नारकोटिक हेल्पलाइन हुज फुल नेम इज नारकोटिक्स प्रिवेंशन इंफॉर्मेशन सेंटर। बेसिकली ये तो इन्होंने इंग्लिश में हो गया है, इसका है मानस, है ना, मादक पदार्थ, है ना, अरे यार एक सेकंड, है ना, मानस, तो ये है आपका मादक पदार्थ निषेध सूचना, है ना, मादक पदार्थ निषेध सूचना, ये है मादक पदार्थ, ये निषेध, ये है सूचना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मादक, तो मानस आपको ऐसे भी याद रह जाएगा, मादक पदार्थ, ये है आपके निषेध, और ये है आपकी सूचना, इस तरीके से मानस है ये। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें उन्होंने इंग्लिश पूरा सा उसमें हो गया है इसलिए। ठीक है, चलो फोन को शायद जुकाम लग गया है ऐसे, चलो कोई बात नहीं। एक और बहुत अच्छा COP29 इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हर क्लास में 2 से 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं। ठीक है, तो ये सर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है, सब जगह चल रहा है ना, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का है तो सब जगह चल रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। COP29 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। इसका आयोजन 11-12 नवंबर 2024 को टोक्यो में किया गया था। हाल ही में जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों के वार्षिक योगदान प्राप्त करने हेतु अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनली 2 भैया, क्या बात है, मजा आ गया। क्योंकि किसी ने बताया भी कि ये टोक्यो में नहीं हुआ, ये अजरबैजान में हुआ है, बाकू में, ये मैंने पहले भी बताया था, है ना। वो हमने सौरभ कह रहे हैं कि इस क्लास से भाई मुझे लग रहा है कि मैं आपको सारा करंट अफेयर दे रही हूँ सर, और बहुत शॉर्ट में स्वीट में दे रही हूँ, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में दे रही हूँ, कंटेंट में दे रही हूँ, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ अपन बाकी छोड़ेंगे। अपन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, बस वो काफी है अपने लिए, क्योंकि समय भी कम है ना। तो बाकू अजरबैजान में हुआ था, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, केवल दूसरा इसमें सही है, बिल्कुल सही है। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है वो बनाया गया है। तो हमने कहा कि अजरबैजान के बाकू में ही हुआ था, इसमें क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू किया गया, विच इज वेरी अच्छा। ये फंड क्यों शुरू किया गया है, तो हमने बताया कि जीवाश्म ईंधन जो उत्पादक देश हैं वो और कंपनियों के वार्षिक योगदान को, मतलब इस फंड में पैसा, इस फंड में क्या आएगा, बेसिकली जो फंड बनाया गया क्यों बनाया गया, क्या आएगा, तो याद रखना जो जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश और कंपनियां हैं उनका वार्षिक योगदान इसमें मिलेगा, वो साल में एक बार इसमें कुछ ना कुछ जो है वो योगदान देंगे, तो इसलिए जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपसे पूछ लिया भाई फंड तो बना लिया, फंड में होगा क्या, तो बेसिकली जो जीवाश्म ईंधन होंगे उसके अंतर्गत जो है ये अपना एक मतलब एक फंड, एक या अपना जो योगदान है वो प्रोवाइड कराएंगे, जिसका जितना भी बचेगा भाई वो उस हिसाब से। ठीक है, अब हम इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है चौथे, कुछ कमेंट्स ना बहुत जल्दी से निकल जाते हैं। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम में बाकू वाला क्वेश्चन आया था, बिल्कुल बिल्कुल आएगा, ये तो मैं कराया था, लेकिन ये तो मैंने नवंबर में शायद आपको कराया था, या कभी मैंने कराया है, ये आपके करंट अफेयर में नवंबर वाले में करा दिया था शायद। चौथे, SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपकी, बहुत। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ कितने गोल्स हैं, कितने गोल्स और कितने इंडिकेटर्स हैं, बताओ। मैं जब तक आपके क्वेश्चंस का इंतजार कर रही हूँ, जवाब दीजिए, कितने गोल्स हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स गिरधारी कह रहे हैं 17 हैं, ठीक है, वेरी गुड। और इंडिकेटर्स कितने हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इंडिकेटर्स कितने हैं, इंडिकेटर्स थोड़ा सा इसके बारे में समझ लो। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है आपकी परीक्षा में, चाहे आप प्री में एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, चाहे वो राजस्थान की SDG गोल्स को लेकर आए, चाहे वो इंडिया SDG गोल्स को लेकर आए। राजस्थान वाला करेंगे तो राजस्थान वाला तो मुझे कराना ही है, मैं करा ही दूंगी अभी, लेकिन अपने को राजस्थान, बिल्कुल हाँ 169 बिल्कुल सही है। तो देखो SDG गोल्स की जब अपन बात करते हैं तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है उसको 2015 में लाया गया, 2016 से लेकर 2030
2030 तक जो है 17 लक्ष्य और 169 जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनको पूरा करने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें से लास्ट ईयर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आरएस प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में कौन सी नोडल एजेंसी है। मैंने कहा आपसे पिछली आरएस प्रीलिम्स की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए राजस्थान में कौन सी नोडल एजेंसी कार्य कर रही है, तो उसका सही आंसर था आयोजना विभाग। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं। बिल्कुल सही है कि एसडीजी जो है वो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। इसके तहत 2023-24 के लिए भारत का एसडीजी स्कोर 66 है, तो 66 है या फिर कुछ और है, 66 है या फिर कुछ और है, बताओ। इसमें केरल और उत्तराखंड सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बन गए, ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर याद रखना, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर याद रखना एसडीजी जो स्कोर है वो भारत का 66 से बढ़ गया है, ये बढ़कर जो है वो 77 जो है वो हो गया है। तो पहला और तीसरा जो है वो इसमें बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा जो है गलत है, क्योंकि अब जो इंडिया है वो हाँ फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है वो आ गया है। तो हमने देखा कि अब जो स्कोर है वो कितना हो गया, 66 से बढ़कर 71 जो है वो उसका स्कोर हो गया है। तो इसलिए ये आपका क्या हो जाता है, इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाता है और पहला और दूसरा ही केवल सही है। तो ये नीति आयोग ने जारी किया अभी स्कोर। और अब याद रखना है हमें कि राजस्थान मतलब जो भारत है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है वो आ गया और राजस्थान तो खैर आ ही गया है। ठीक है, चलिए। तो 19 जनवरी को आपकी परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी आप देखें, ठीक है। तो जरूर आए भाई, हम तो कह रहे हैं ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन ही आ जाओ, आओ तो सही। चलिए, हाल ही में हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, 87, 73, 92 या 82? जल्दी जवाब। अरे वाह, क्या बात है, मतलब क्वेश्चन आता नहीं है उससे पहले जो है मेरे बच्चे ना आंसर कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, क्या बात है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 82। तो जो इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 जो रिलीज की गई उसमें हेनले एंड पार्टनर्स में जो इंडिया की रैंकिंग है वो 82 है। हालांकि इसमें बहुत अच्छा जो काम किया है वो सिंगापुर ने किया है। सिंगापुर जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है। यानी अगर सिंगापुर के पासपोर्ट को कोई नहीं रोकता, वो कहीं भी जा सकते हैं सिंगापुर के लोग, फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, चले एक और क्वेश्चन आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपकी फोन की स्क्रीन पर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया जाता है, EIU, बिल्कुल सही है कि जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है वो इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रिया है उसका वियना शहर रहने के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ शहर है। मुझे लगता है बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का वियना शहर रहने के लिए सबसे अच्छा, अब तो वहीं जाना है ऐसे। चलो वहीं चलते हैं, लेकिन अभी तो हम एग्जाम दे लें, पढ़ लें, पास हो जाए। पर क्या करें अपने, ये ना वो कहते हैं ना ये दुनिया। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं ना कि आई लव माई इंडिया। तो नहीं जाना भैया, इंडिया में ही रहना है ऐसे। लेकिन दुनिया ये कहती है कि सबसे अच्छा शहर अगर रहने के लिए कोई है तो ऑस्ट्रेलिया का वियना, पर हम तो क्या करें। आई लव माई इंडिया। चलिए, कराची दुनिया का सबसे बदतर शहर है, तो ये गलत है क्योंकि कराची दुनिया का सबसे बदतर शहर नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा जो है, डी इज द करेक्ट आंसर, पहला और दूसरा जो है वो इसमें बिल्कुल सही जो है वो होंगे। तो ग्लोबल जो लिवेबिलिटी इंडेक्स है बिल्कुल सही है, ये इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया है। तो 173वें जो स्थान पर है वो कराकास है वेनेजुएला का, यानी जो सबसे बदतर शहर है वो वेनेजुएला का कराकस है ना। वो राजस्थान से बेस्ट कोई नहीं, बिल्कुल सही है, कराकास जो है वो है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है। जो कराकास है वेनेजुएला का सबसे खराब, कहना चाहिए कि वहां नहीं रहा जा सकता, बड़ा गंदा है ऐसे। चले, तो महत्वपूर्ण दिवस को लेकर एक क्वेश्चन मैंने ले लिया। मुझे लगा कि थोड़ा जुलाई में कुछ ऐसे दिवस हैं और उनकी थीम है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए अपन ने लिया।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस और फटाफट बताओ, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को जो है वो इसका उत्तर पता भी होना चाहिए। ठीक है, जवाब दो। कृष्णा ने, क्या बात है, कृष्णा बता रहे हैं। हाँ, गिरधारी जी, प्रियंका जी, काशवी जी, मुकेश जी, चलो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस होता है 6 जुलाई को, ठीक है? विश्व जनसंख्या दिवस सबको पता है 11 जुलाई को, बहुत बढ़िया। उसके बाद विश्व युवा कौशल दिवस जो होता है वो होता है 28 जुलाई को। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो मनाया जाता है वो जो मनाया जाता है 15 जुलाई को। यानी एक का है चौथा और इसका है सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पहले का है चौथा, दूसरे का है पहला और तीसरे का है तीसरा और चौथे का है दूसरा। बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली देखो, जिसको ये विश्व जनसंख्या दिवस भी पता है ना, तो वो भी सही करा है। जनरली विश्व जनसंख्या दिवस लोगों को पता होता है 11 जुलाई को, है ना? एटलीस्ट ये तो याद रखो। हाँ, एक्चुअली मैंने तो मेनली थीम की वजह से इनको लिया है कि थीम थोड़े से इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कि जो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था उसकी थीम थी सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। ये इसकी थीम थी। एक बार में ही आपको याद हो जाएगी कि सहकारिता जो है वो सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। थीम पूछ लेते हैं कई बार ना, थीम की भी। इस बार विश्व जनसंख्या दिवस की जो है वो थीम क्या रही थी, विश्व सहकारिता दिवस की थीम क्या रही थी। तो इस तरीके की थीम क्वेश्चन में आपके में पूछ ली जाती है। तो मेरा मोटो ये था कि मैं इन दिवस को इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बच्चों को थीम याद हो जाए। पूछ सकते हैं कि जो हेपेटाइटिस डे मनाया गया था ना विश्व, उसकी थीम क्या थी, बस यही एक रीजन है। विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना। ये आपकी विश्व जनसंख्या दिवस की थीम थी। विश्व युवा कौशल दिवस की जो थीम थी वो थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम थी यह कार्य करने का समय है। ठीक है, तो एटलीस्ट युवा दिवस की आप थीम याद रख लेना, शांति और विकास के लिए युवा कौशल, है ना? यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थीम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए। बिल्कुल, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का, मैंने लिख रखी हैं, याद नहीं हो रही हैं, याद हो जाएंगी। बिल्कुल, तभी तो हमने ये क्वेश्चन लिया। देखो, सहकारिता सभी के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण करती है, बहुत बढ़िया है। विश्व जनसंख्या, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सबकी गिनती करना, इस तरीके से थीम। बट थीम में से क्वेश्चन आते हैं ना सर, तो जो इंपॉर्टेंट है उनकी थीम्स तो अपन याद कर ही सकते हैं। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताएं। पहला तो ये प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी कार्रवाई का आह्वान, कॉल फॉर एक्शन। ये शायद मैंने पहले भी क्वेश्चन जो है वो लिया था। थोड़ा सा जो है ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। ठीक है। हम्म, और बताएं, और बताएं, और बताएं। आंसर नहीं आए। कंसीडर द फॉलोइंग statement with the reference to International Tiger Day. It is celebrated every year on 29th July. थीम फॉर द ईयर 2024 इज कॉल फॉर एक्शन। दोनों ही इसमें क्या है, सही है, याद रखना। इस बार इसकी जो थीम थी वो याद रखनी है, कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन जो है, बिल्कुल दोनों सही है। शैलजा बिल्कुल सही बता रही है। पढ़ कितना भी लो, परीक्षा में बहुत नवीन प्रश्नों का आविष्कार होगा ही, इसीलिए तो हम क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए कि किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाए, मेरा बच्चा हर तरीके से तैयार है। अब इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कम से कम ये तो रहता ही होगा कि भाई मैंने जो क्वेश्चंस कर रहा हूँ वो तो आपको लंबे समय तक याद रहते होंगे और आपको अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस भी आता होगा कि नहीं, मुझे इस तरीके से पढ़ना है। अब जब इन क्वेश्चंस को करने के बाद अब दोबारा जब करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे और उसको रिवाइज करते होंगे, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ कि आपको जो है वो उस चैप्टर को या उस पर्टिकुलर करंट अफेयर जो है उसको पढ़ने में चीज़ें अलग तरीके से फॉर्म होती होंगी कि भाई ऐसे भी पढ़ना है करंट अफेयर। हम तो अब तक ऐसे पढ़ते ही नहीं थे क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, है ना? क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं उसकी हवा भी नहीं लगती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जब आप अब इसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठते होंगे ना, तो मैं यकीनन कह सकती हूँ, यकीनन कह सकती हूँ कि आपको जो है वो ऐसा लगता होगा कि नहीं, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, मुझे अब करंट अफेयर इस तरीके से पढ़ना है। चलिए, तो हमने देखा देश में
1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो शुरू किया गया था। दुनिया में बाघों की कुल संख्या के मामले में वैसे भारत पहले स्थान पर है और बाघों की सबसे बड़ी आबादी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ये कुछ बाघों से रिलेटेड क्वेश्चन है, आ सकते हैं इसलिए। कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, ये तो अभी तो बहुत टाइम है, इनको तो आप रट जाओगे, अभी तो क्या ही है, अब देखना। चलिए, 24वें संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला, इसका आयोजन 3 से 4 जुलाई को कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ था। दूसरा, इसमें यूरेशियाई देश बेलारूस को एससीओ के 10वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। चूंकि ये भारत से रिलेटेड है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भारत से रिलेटेड है, थोड़ा सा इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जो है वो आप देख लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है ये भारत से रिलेटेड है, भारत से रिलेटेड ये है। सौरभ कह रहे हैं कि अस्थाना में हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं भाई हनुमान जी। ललिता कह रही हैं कि मैडम डी बोल दो, तो ललिता की बात मान लेते हैं ऐसे। चलो, डी आंसर इज दी करेक्ट, है ना। तो थोड़ा सा डी आंसर जो है इसका करेक्ट है। इसका जो आयोजन हुआ था 3-4 जुलाई को वो कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, बिल्कुल सही है। इसमें यूरेशियाई देश बेलारूस को जो है वो एससीओ के 10वें स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ये भी जो है वो बिल्कुल इसमें सही है, ठीक है। तो दूसरा, इसमें दोनों ही सही है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की। चलिए, हाल ही में किस देश द्वारा नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से मुझे लगता है जो इस साल जो भी मोदी जी को अवार्ड मिले हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर होगा। अच्छा, ऐसे कोई बात नहीं है, नहीं 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 नहीं, हाँ नहीं, ऐसे क्यों जवाब देते हैं आप, ऐसे टूटे-फूटे से? कुछ भी देते हैं? नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। इस बार मुझे लगता है मोदी जी को 3 से 4 अवार्ड मिले हैं। द्रौपदी मुर्मू जी को भी इस बार जो है इस साल 2-3 मतलब इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रिचपाल कह रहे हैं रशिया, तो रशिया इनकी बात मान लेते हैं कि रिसेंटली व्हिच कंट्री ऑनर्ड नरेंद्र मोदी विद द हाईएस्ट स्टेट ऑनर द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है, द एपोस्टल ये दिया गया है, रशिया का है सम्मान है जो कि नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ठीक है। तो ये कहाँ का सम्मान है? रूस का, रशिया का। और वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नेता हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट इंडियन लीडर टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड। तो रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद या युद्ध के साथ ये अवार्ड मिला है, तो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए, बीबीएनजे समझौते के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीबीएनजे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है। प्लस खुला समुद्र संधि, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन, बायोडाइवर्सिटी का है ये, ठीक है, बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। कन्वेंशन के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य है खुला समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालीन संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना। बेसिकली ये जो एग्रीमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है कि जो जैव विविधता, बिल्कुल जो जैव विविधता जो है वो खत्म हो रही है, तो जैव विविधता के लेकर जो एक समझौता जो किया गया, और ये फ्री इंटरनेशनल समझौता जो है ये है फ्री इंटरनेशनल पुष्पा टाइप क्वेश्चन है, अरे वाह क्या बात है ना। पर देखो मेरा ये है कि कम से कम अगर यहाँ से भी क्वेश्चन टच कर लेगी ना आरपीएससी, तो आपको पता हो बस कि अगर यहाँ से भी टच हो गए क्वेश्चन, तो मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन डाली है कि भाई बिल्कुल आपको आपके पास होना चाहिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका बिल्कुल सही है। अभी हाल ही में भारत ने जो बायो डाइवर्सिटी को लेकर जो समझौता हुआ है उस पर हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है। ये जो समझौता है वो इंटरनेशनल संधि है, ये भी बिल्कुल सही है। ये आप ध्यान रख लेंगे कि इंटरनेशनल संधि है जो कि यूएन कन्वेंशन के थ्रू की गई है, बिल्कुल सही है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि कुछ जो समुद्र का भाग खुला है, जो किसी के भी मतलब प्रभाव क्षेत्र में नहीं है, किसी के भी क्षेत्र में नहीं आता है, उस पर जो जैव विविधता खत्म हो रही है उसकी चिंताओं को खत्म करना, सिंपल है, ऐसे ही आने वाला है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो
सिंपल है, जैव विविधता को लेकर एक कन्वेंशन हुआ, भारत ने हस्ताक्षर कर दिया, इंटरनेशनल है और इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भई वो वाला समुद्र जो किसी की भी मतलब किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, जिस पर किसी की भी लीगल किसी का भी राइट नहीं है, तो वहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी जो खत्म हो रही है उसको हमें सही करना है। बस सिंपल है, तो इसलिए ये लाया गया है। चलिए, तो परीक्षा से पहले ही तैयारी कर लीजिए उन इस तरीके के धमाकेदार क्वेश्चंस और अपने आप को देखने के लिए, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल सही बताया कृष्णा ने, बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, बिल्कुल। तो बेसिकली जैव विविध मतलब ऐसा समुद्र का क्षेत्र जो किसी के भी अंडर में नहीं आ रहा, बिल्कुल। कल भी ये ड्रेस थी, आज भी ये ड्रेस है, तो क्या करूँ भई? मर जाऊँ? क्या करूँ मैं, मर जाऊँ ऐसे? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हमने बात करी। चलिए, एक और क्वेश्चन, भारत का पहला विदेशी, इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोदी जी इतने अवार्ड क्यों लेते हैं, हमारे जीके बढ़ा देते हैं। पर दिस इज वेरी वेरी मतलब मुझे लगता है दिस इज वेरी प्राउड मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि कोई इंडिया का ऐसा लीडर है जिसको इंटरनेशनली इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, जिसको इंटरनेशनल लेवल पर इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है। आप खुद बताइए, जब आप अभी आरएएस में सेलेक्ट हो जाएंगे, प्रीलिम्स पास हो जाएगा आपका, मेंस पास हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू भी आप पास कर लेंगे, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उस समय आपको जो रिकॉग्निशन मिलेगा उससे आपके पेरेंट्स को, आपके आसपास वालों को प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? तो उसमें हम ये कहेंगे भी आज तो वहाँ जाना है, स्वागत समारोह है, आज वहाँ जाएँगे हम, हमारा स्वागत समारोह है, आज हम वहाँ जाएँगे स्वागत समारोह। तो इसमें हमें परेशान होना चाहिए कि वी फील वेरी गुड, वी फील सो मच ऑफ प्रिविलेज अबाउट इट कि अच्छा ठीक है, भगवान ने हमें मौका दिया। क्यों? क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ हिज़ हार्ड वर्क, मे बी दिस इज़ ऑफ हिज़ विज़न, सॉरी, दिस इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ हिज़ विज़न, हिज़ हार्ड वर्क। ठीक है? तो दिस मस्ट बी, तो आपको जो अवार्ड्स मिलेंगे वो क्या होंगे? आपकी मेहनत का होगा। तो वी ऑलवेज़ फील प्राउड। मॉरिशस में, सिंगापुर में, वियतनाम में, भूटान में। है, करंट अफेयर से डर लग रहा है, क्यों लग रहा है भई? बिल्कुल इनको दोबारा पढ़ लेना, यहाँ से बाहर नहीं जाना कुछ भी, है ना? जो हम करा रहे हैं। 2-2 3-3 बार पढ़ो, डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? चलिए, तो हाल ही में पहला जो विदेशी जन औषधि केंद्र है वो कहाँ पर खोला गया है? तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है यहाँ पर सही आंसर दिए हैं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, मॉरिशस में। ठीक है? तो बहुत सारे बच्चे, तो ये मैंने कहा थोड़ा इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो मॉरिशस में भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र जो है वो खोला गया है। संयुक्त राष्ट्रीय वाटर कन्वेंशन में शामिल होने वाला 53वां देश कौन सा बन गया? विच इज द 53rd कंट्री टू ज्वाइन द यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन? हालांकि भारत इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ जी, क्या है? बिल्कुल, ए आइवरी कोस्ट इज दी सही आंसर, है ना? तो आइवरी कोस्ट जो है वो संयुक्त राष्ट्रीय वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया, 10वां अफ्रीकी देश है। ठीक है, और वैसे 53वां है। अफ्रीकी देश 10वां है और वैसे 53वीं कंट्री हो गई है जो कि यूएन वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत जो है वो है। अब इसमें मैंने ये कहा था कि भारत इस कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा पक्षकार नहीं है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हालाँकि ये जो यूएन वाटर कन्वेंशन है उसको प्लांट बाउंड्री जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण और उपयोग पर कन्वेंशन के नाम पर जाना जाता है। भारत को ये लगता है कि भारत की बहुत सारी जो जल वाटर बॉडीज़ हैं या उस पर जो है वो ये गलत तरीके से, मतलब ये कन्वेंशन जो है वो अपनी अथॉरिटी जताता है या गलत तरीके से जो है मतलब इंडिया इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया को ये लगता है कि भी ये जो इस तरीके से जो इंटरनेशनल झीलों के संरक्षण की बात कही जाती है, तो उसमें जो है वो कहीं न कहीं भारत को लॉस झेलना पड़ता है इसलिए, ठीक है? तो वो इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन के संदर्भ में कुछ कथन हैं। इस फाउंडेशन को यूनाइटेड किंगडम और भारत द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया जाएगा। ये तो पहला ही गलत हो गया। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विकास समाधान पेश करना है। तो गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन को लेकर देखो, ये तो मैं मेरे मुँह से निकल गया था। तो बच्चों ने जो है उसी के हिसाब से जो है वो उत्तर दे दिया है। हमने जो है उसी के हिसाब से जो है वो आंसर कर दिया है ना? सही बात है ना? क्योंकि ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, एक्चुअली यूएसए है। तो ये जो फाउंडेशन बना है वो यूएसए और
भारत का संयुक्त रूप से बना है, तो पहला हमारा गलत हो जाता है, केवल दूसरा सही है, क्योंकि इसका उद्देश्य बिल्कुल सही है, वायु प्रदूषण के स्वास्थ्य के लिए महिलाओं के लिए काम करना है। आपने तो मुझे पता है कॉपी कर दिया मुझे, है ना? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए और इंडिया का जो है कन्वेंशन है। चलिए, मोंगला बंदरगाह, अरे वाह! बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया। मोंगला बंदरगाह के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला तो ये बंदरगाह वियतनाम में स्थित है। हाल ही में भारत को इस बंदरगाह के एक टर्मिनल के संचालन के अधिकार जो है वो दिए गए हैं। यह ईरान के चाबहार और म्यांमार के सिटवे के बाद भारत द्वारा विदेश में संचालित किए जाने वाला तीसरा बंदरगाह होगा। तो बताइए, क्वेश्चन मोंगला बंदरगाह के संदर्भ में तीनों, अच्छा, इसमें मैंने मतलब नहीं बताया, हिंट नहीं दिया। ये देखो पहले से ही है कुछ-कुछ, जो आपका पहला क्वेश्चन था ना, वैसे यहाँ पर भी हमने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें। बताओ इसमें भी कुछ गड़बड़ की गई है। सभी मंस की यदि संभव हो तो A4 साइज में कोशिश करेंगे आर्य सर। जी। भाई मोंगला बंदरगाह वियतनाम में है क्या? ये बताओ पहले। हाँ काश भी आई। बांग्लादेश के बागरहाट जिले में। मैंने कहा था ना, जैसे पहला था ना वैसा ही था। तो इसका जो है वियतनाम नहीं है, बांग्लादेश में, तो पहला गलत हो जाता है, दूसरा बिल्कुल सही है। हमें पता है मोतियों की माला, है ना? चीन हमें घेरने की कोशिश कर रहा है मोतियों की माला से, तो उसी का जवाब दे रहा है भारत कि जो आस-पास के जो बंदरगाह हैं देशों के, उन बंदरगाह को जो है वो उसके ऊपर उसके लिए काम कर रहा है, उनको संचालित कर रहा है। तो ये विदेश में मोंगला जो आपका बंदरगाह होगा वो विदेश में संचालित होने वाला तीसरा बंदरगाह होगा। इससे पहले हम ईरान के चाबहार में और म्यांमार के सितवे में जो बंदरगाह है उसको ले सकें। बिल्कुल मोतियों की माला से जो चीन हमको घेरने की कोशिश कर रहा है, ये बिल्कुल उसी का जो है जवाब है, और भारत को ज़रूरत भी है एक्चुअली इसके लिए। तो हमने कहा, सॉरी, इसका जो आंसर है वो दूसरा और तीसरा होगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर, पहला गलत है, ठीक है? तो 19 जनवरी को आपकी परीक्षा होने जा रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 19 जनवरी को आपकी परीक्षा होने जा रही है, उसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से, आज के क्वेश्चंस थोड़े घनचक्कर टाइप से थे लेकिन इम्पोर्टेंट थे। आज के जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो सकते थे, चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो, है ना, पुरस्कार, इंडेक्सेस, वो सब हमने यहाँ पर कवर करी हैं। बिल्कुल वो सब हमने कवर करी हैं। हम वही इम्पोर्टेंट चीज़ें ले रहे हैं जो परीक्षा में आ सकती हैं। ये नहीं कि सब कुछ ही उठा के जुलाई का करंट ले लिया, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बनाना शुरू करेगा तो वो आपका पहले दिसंबर का करंट बनाएगा, उसके बाद नवंबर का, फिर वो अक्टूबर, फिर वो सितंबर पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे जाते जाते ना क्वेश्चंस, क्योंकि उसे भी पता भी, ऑलरेडी मैंने 25 क्वेश्चन तो बना लिया, अब उसके पास क्वेश्चंस कम ही रह गए हैं, क्वेश्चन की लिमिट कम रह गई है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें छांटता है कि लेना तो है, बट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो लेगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सब कुछ ना लेकर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो अपन ने अप्लाई करी हैं। तो आई होप कि आपको क्लास तो अच्छी लगी होगी। एक छोटा-सा रिवीजन हम करेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान से हमने बात की है। याद रखना, राजस्थान में भी 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, ये कह रहे हैं एग्ज़ाम के लिए 19 जनवरी वाले, बिल्कुल 19 जनवरी तो बहुत कुछ खो जाएगा सर। बहुत अच्छा पेपर था। चलिए, तो हमें पता है अनिल भारद्वाज जी को विक्रम साराभाई पदक मिला है। रिजोवट्टा मेंचू तुमको जो है गांधी मंडेला पुरस्कार मिला है, और के चौकलिंगम को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार विक्टिमोलॉजी के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि कृषि नेतृत्व पुरस्कार जो है वो महाराष्ट्र को मिला है ना? सर्वश्रेष्ठ कृषि जो राज्य पुरस्कार है वो महाराष्ट्र को मिला है। इसके अलावा बागवानी में, हॉर्टिकल्चर में जो मिला है पुरस्कार, वो मिला है आपका नागालैंड को, है ना? उसके बाद हमने देखा था कि भाई नए राज्यपाल जो हैं वो बनाए गए हैं, जिनमें से हमने इसको याद किया था कि सबसे पहले इनको हमने याद किया था कि जिष्णु जी, तेल चढ़ाया जाता है, तो तेलंगाना के जिष्णु जी हो गए। हाँ, बिल्कुल ऑफलाइन दे सकते हैं, जयपुर में रिद्धि सिद्धि चौराहे पर आ सकते हैं आप, रिद्धि सिद्धि चौराहे पे, बिल्कुल। तो तेलंगाना में जिष्णु जी हो गए। फिर हमने देखा था नए जो संतोष जी हैं वो हो गए आपके मतलब इसमें झारखंड में। तो इसमें हमने देखा था कि भी ठीक है ना? तो झाड़ा लगवाने से संतोष नहीं मिलेगा। ऐसे ओम प्रकाश जी जो है, हमने देखा था ओम की ध्वनि करो तो सिक्के मिलेंगे। गुलाब चंद कटारिया जी हमें पता है पंजाब के, और इसके अलावा अतिरिक्त भार जो है चंडीगढ़ का प्रशासक का इनको दिया गया है। इसके साथ साथ हमने देखा था यूपीएससी की प्रीति सूदन बन गई हैं, 6 वर्ष 65
इनका कार्यकाल रहता है और राष्ट्रपति द्वारा जो है वो इनकी नियुक्ति की जाती है, जो आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद यूरोपीय परिषद हमने देखी, है ना? यूरोपीय संघ 27 देशों का एक संघ है ना? और इस परिषद की शीर्ष निकाय होती है और इसमें जो इसके जो अभी अध्यक्ष बने हैं वो एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो बने हैं। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैप्टन सुप्रीता सीटी के लिए हमने बात की थी, ये जो है वो सबसे जो हाईएस्ट बैटल ज़ोन है वहाँ पर इनको डिप्लॉयड किया गया है, ये इम्पोर्टेंट था। प्लस भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बन गए हैं गौतम गंभीर जी बन गए हैं, ये हमने देखा। उसके बाद असम का जो मोइद्दम है ना, उसको वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, मतलब वर्ल्ड जो हेरिटेज लिस्ट है उसमें इसको रखा गया और 43 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो हैं वो हो गई हैं अब, मतलब ना कि वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं वो इंडिया में 43, इसको मतलब ये 43rd थी, ठीक है, 43 हो गई है। इसी के साथ हमने देखा था राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र जो है वो कोलकाता में बनाया गया। याद रखना, राष्ट्रीय भू संकलन पूर्वानुमान केंद्र जो रिसेंटली लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर जो है वो कोलकाता में जो है वो बनाया गया है। इसी के साथ हमने देखा था दुनिया की 10 जो कोयले की खदानें हैं, दुनिया की 10 जो कोयले की खदानें हैं वो गेवरा और कुसमुंडा है, जिनको 10th सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया और ये भारत से हैं। और इसमें मैंने आपको ये कहा था कि ये जो है छत्तीसगढ़ की हैं और इसमें याद रखना है कि ये वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है वहाँ से स्थल को लेकर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, याद रखना। इसी के साथ हमने देखा था जो नवाचार गठबंधन है उसके तहत प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा जो है वो दी जा रही है, ठीक है, वो दी जा रही है फरीदाबाद में, ठीक है, ये सुविधा जो है वो फरीदाबाद में दी जा रही है, ये भी हमने देखा था। इसके साथ-साथ हमने देखा था कि जो इस अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय शासन लेखा परीक्षा केंद्र है, वो कहाँ पर बनाया गया है? राजकोट में, राजकोट जो कि आपका गुजरात में है, ठीक है। इसी के साथ हमने देखा जो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है, बिल्कुल, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है 6G के लिए, क्लासिकल और क्वांटम दोनों संचार के लिए वो आपका बनाया गया है चेन्नई में, ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ जो है मतलब इम्पोर्टेंट क्षेत्र हैं, मतलब जो हुए हैं या कुछ केंद्र हैं, म्यूज़ियम है, या जो निर्यात सुविधा केंद्र हैं वो बनाए गए हैं। तो हमने देखा था जो एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा है, मतलब निर्यात के लिए, तो वो मुंबई के पोर्ट पर था। फिर हमने देखा था जो म्यूज़ियम बना है जो कि हुमायूँ के मकबरा है उधर की साइड बना है, वो आपका बना है यहाँ पर नई दिल्ली में। उसके बाद हमने देखा था जो राष्ट्रीय फीडर निगरानी नियंत्रण केंद्र बना है वो आपका गुरुग्राम में बना है। उसके बाद आगे हम आए थे तो हमने देखा था विश्व की पहली जो हाइड्रोजन से संचालित वाणिज्यिक नौका थी वो कहाँ पर है? भई वो सैन फ्रांसिस्को में जो है, ये 100% हाइड्रोजन से संचालित है, तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा विश्व धरोहर से संबंधित जो विश्व धरोहर समिति की मीटिंग हुई थी वो इंडिया में हुई थी, भारत मंडपम में हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, पहली बार हुई है, पहली बार हुई है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है वैसा है कि ये हुई है। उसके बाद हमने देखा था कि लड़का भाऊ जो योजना है वो कहाँ पर है? वो महाराष्ट्र में जो है वो मतलब लड़का भाऊ योजना लाई गई है और इसके अंतर्गत हमने देखा था जो 12th पास करेंगे उन बच्चों को 6,000, जिन्होंने डिप्लोमा कर लिया 8,000, जो स्नातक कर लेंगे उन योग्य और चयनित बच्चों को 10,000 रुपए दिए जाएँगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट स्कीम थी, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है और ये इसमें लिखा हुआ है प्रति माह जो है ये पैसे मिलेंगे, चयनित व्यक्तियों को मिलेंगे, प्रति माह मिलेंगे। इसी के साथ हमने देखा था जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उसने एक हेल्पलाइन लॉन्च की है, मानस, मानस मतलब मादक पदार्थ, है ना? निषेध मानक पदार्थ निषेध जो है सूचना इसका नाम रहेगा, इसलिए इसको मानस जो है वो कहा गया है। इसी के बाद हमने देखा था जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है, बिल्कुल, जो कोप 29 है उसकी वो जो हुआ है वो अज़रबैजान बाकू में हुआ और उसमें एक जो है फंड बनाया गया है, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड है। वो उस फंड में जो है ऐसे देश जो कि जैव ईंधन उत्पादक देश हैं ना, वो उस देश में या वो कंपनियाँ जो हैं इसमें क्या करेंगी, मतलब फंड में जो है वो पैसा देंगी, मतलब पैसा देंगी, उसको फाइनेंस करेंगी बेसिकली, है ना? इसी के साथ जो है जो चौथी एसडीजी रिपोर्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ की रिपोर्ट आई है, इसमें हमने देखा था एक तो नीति आयोग ये लाती है, फोर्थ इसका संस्करण फोर्थ है, प्लस इसमें जो है वो भारत का जो स्कोर है वो 66 से 71 हो गया है, भारत जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में जो है वो आ गया है, प्लस केरल उत्तराखंड जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य जो है वो इसमें हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा था हेनले जो आपकी पासपोर्ट इंडेक्स में उसमें इंडिया का जो स्थान है वो 82 है, सिंगापुर सबसे मजबूत जो है वो पासपोर्ट बन गया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे आए थे तो हमने देखा था कि भाई जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स है उस वो जो है वो
इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है और वियना शहर सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा है और वेनेजुएला का जो कराकास है वो सबसे बेकार, बदतर जो है वो शहर है रहने के लिए। ठीक है, इसी के साथ-साथ अच्छा राजस्थान वाला पोर्शन इसमें हमने राजस्थान में किया है। ठीक है, इसी के साथ-साथ हमने कुछ प्रमुख दिवस पढ़े थे, उन दिवस की हमने थीम देखी थी। हमने देखा था कि भई जो आपका सहकारिता दिवस है उसकी थीम है सहकारिता सभी के लिए भविष्य का निर्माण करती है। विश्व जनसंख्या दिवस की जो थीम थी वो थी किसी को पीछे नहीं छोड़ना, सभी की गिनती करना। उसी के साथ विश्व युवा कौशल दिवस की थीम थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। मैंने कहा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद साथ-साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो था उसका था यह कार्य करने का समय है। ठीक है, यह कार्य करने का समय है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हमने बात की थी, 29 जुलाई को ये मनाया जाता है और इस बार कॉल फॉर एक्शन जो थी इसकी थीम थी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है वो बाघ हैं। टाइगर प्रोजेक्ट जो है हमने कहा था 1973 में जो है वो इंडिया में शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को रशिया का सर्वोच्च सम्मान मिला है और वो पहले ऐसे व्यक्ति मिल गए बन गए हैं जिनको ये सम्मान मिला है, द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। इसी के साथ हमने देखा था अगला क्वेश्चन जो बीबीएनजे जो कि बायोडायवर्सिटी को लेकर जो समझौता हुआ है उस समझौते के अंतर्गत जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और बायोडायवर्सिटी की चिंताओं को जो इंटरनेशनल जो आपका सी है बेसिकली वहाँ पर बायोडायवर्सिटी को लेकर जो चिंताएं हैं उसके लिए जो है वो उसके बारे में है और ये इस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है वो मंजूरी जो है वो दे दी है। उसके बाद भारत का पहला जन औषधि केंद्र विदेश में यदि कहीं खुलने जा रहा है तो मॉरिशस में। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, मॉरिशस में। ये मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। प्लस जो संयुक्त राष्ट्रीय वाटर कन्वेंशन है जिसका भारत बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता है उसकी जो उसमें जो 53वां देश शामिल हुआ है वो आइवरी कोस्ट यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमने मोंगला बंदरगाह पढ़ा था और मोंगला बंदरगाह में हमने बात की थी ये जो बंदरगाह है ये बांग्लादेश में है और ये जो चीन की जो चाइना की जो मोतियों की माला वाली जो पॉलिसी है बेसिकली उसके जवाब में जो है ये लाया गया है। तो आई होप कि मतलब आपको जो है आज का सेशन बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मज़ा आया होगा। अ, और फिर भी आपके कोई सुझाव है, आप कुछ भी अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हमेशा आप जो भी कुछ भी आप अगर कोई कोई मोटिवेशन देते हैं, कोई कुछ पूछते हैं तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि आपका रिप्लाई करूँ। जितना भी मुझे टाइम मिलता है। वेल आज 31 दिसंबर है, आज कहते हैं न्यू ईयर इवनिंग है, हाँ, न्यू ईयर ईव। तो आप सभी को जो है वो 31 दिसंबर मतलब 2024 जाने की और 2024 आने की बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत सारी शुभकामनाएँ। आने वाला साल आपके लिए बहुत-बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। आप सदैव खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ज़िंदगी में बहुत-बहुत आगे बढ़ें और नया साल जो है वो नए जोश के साथ जो है वो शुरू करें और जो कुछ पुराने साल में कुछ कमियाँ रह गई होंगी तो उन सभी वो कमियों को आप दूर करें और अच्छे-अच्छे अपने लिए कुछ टारगेट्स बनाएँ और उन टारगेट्स को आप अचीव करें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारा प्यार। मिलेंगे कल न्यू ईयर पर, अगले साल मिलेंगे हम कल। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी ज़िंदाबाद। नमस्कार। हैप्पी न्यू ईयर सबको।